मेरे साथ पवन कुमार मौर्य जी हैं, जिन्होंने लगातार 2 बार जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको पवन जी, साथ ही साथ आगे की भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। पवन जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर पहले तो मैं डीके गुरु ट्यूटोरियल को सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके वीडियो वगैरह से मैं काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा लेता रहा। और सर मेरा नाम पवन कुमार मौर्य है और मैं विजुअल आर्ट्स से 2019 दिसंबर में और जून 2020 में 2 बार जेआरएफ क्वालिफाइड किया। वेरी गुड। आप मुझे ये बताइए कि आपने लगातार 2 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो आपका स्ट्रेटेजी क्या था? जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए आपने किस तरीके से मेहनत किया, किस तरीके से पढ़ाई किया? वैसे तो सर शुरुआती तौर पे यूजी और पीजी सामान्य तौर पे होता रहा, लेकिन सर यही है कि मैंने देखा मेरा यूजी में और पीजी में दोनों में सिर्फ सब्जेक्ट पे ही कमांड थी। फर्स्ट पेपर मेरा थोड़ा औसतन कमज़ोर था, तो मुझे लगा कि शायद उसपे मेरी कमांड ना बन पाए, इस वजह से मैंने सब्जेक्ट को ही पढ़ा। और सब्जेक्ट में मेरा पहली बार जब हुआ था दिसंबर 2019 में, तो 100 में 82 क्वेश्चन थे और जब ये अभी जून 2020 वाला हुआ तो इसमें 82 से बढ़ के मेरे 86 हो गए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिनका जो पार्ट मजबूत हो, उसी पार्ट को वो लेके आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि बगैर फर्स्ट पेपर के नहीं निकाला जा सकता है, बगैर सेकंड के नहीं निकाला जा सकता है। ये माइंड रखता है कि हमारी किस पे अधिक पकड़ है, जिस पे अधिक पकड़ हो, उसको अच्छे बिल्कुल। से कंप्लीट किया जाए और इतना तक पहुँचा दिया जाए कि वो कवर कर जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑब्वियसली सारे स्टूडेंट को यही करना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि कोई भी पेपर का वैल्यू कम है, पेपर 1 का भी उतना ही वैल्यू है, लेकिन आप फोकस उस पेपर पे ज्यादा करें जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो। नेक्स्ट आपसे मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कितना घंटा पढ़ने से जेआरएफ निकल जाता है, तो अपने बारे में बताइए, कितना घंटा आपने पढ़ाई किया था? सर ये तो थोड़ा-सा अजीब लगता है मुझे क्वेश्चन जब कोई करता है, क्योंकि सर होता ये है कि हमारा मन कितना लगता है। सर घंटे से नहीं मतलब होता है, हमारा मन कितना लग रहा है। मेरा तो आज तक सर कभी कोई स्ट्रैटेजी नहीं रहा है 2 घंटे 4 घंटे पढ़ने का। हाँ, ये रहा है कि जिस टॉपिक को उठाता था, उसे ये होता था कि इसे कंप्लीट करो और इसके बारे में जानो। और जो चीज़ें हमें जानकारी मिलती थी, जैसे कोई टॉपिक वगैरह हो गया, पढ़ने से कहीं महत्वपूर्ण होता है अपने मित्रों के बीच में उसे शेयर करना, कि लोगों तक उसे पहुँचाया जा सके, ताकि हमारे मन में जो कन्फ्यूज़न है या उनके मन में जो कन्फ्यूज़न है, इससे कहा जाए तो अगर डिस्कशन के तौर पे किया जाए तो ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। बाकी तो सब पढ़ने के लिए अगर 6 से 7 घंटा पढ़ा जाए तो इतना पर्याप्त है सर। बिल्कुल सही बात आपने कहा है। फोकस्ड स्टडी करना चाहिए लोगों को, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि हो सके तो ग्रुप डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट करें, ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो आपके दोस्त भी कुछ हद तक दूर कर सके। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि अब तक आप कितने बार यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम दे चुके हैं, जिसमें से आप 2 बार जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं? सर मैं पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर में था, फॉर्म भरा, तो मेरा जेआरएफ हुआ और सेकंड में फॉर्म भरा तो सर फिर जेआरएफ हो गया। ओके, मतलब बाकी दो पीएचडी के लिए अटेम्प्ट ईश्वर जाने। 2 अटेम्प्ट और दोनों बार और जेआरएफ। 2 वेरी जेआरएफ। गुड। नेक्स्ट आपसे मेरा सवाल ये है कि नेट जेआरएफ के लिए क्या कोचिंग की आवश्यकता है? क्या बच्चों को कोचिंग करना चाहिए? क्या आपने कोचिंग किया था? हाँ सर, मैंने कोचिंग किया था क्योंकि मैं देखा था, सिलेबस को देखा था तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें बुक्स वगैरह में नहीं मिल पाती थी, क्योंकि मैटर संकुचित होते हैं किताबों में और जो किताबें होती हैं वो हमारे पास उतनी उपलब्ध नहीं होती, तो कुछ कोचिंग वगैरह से अगर सहायता ली जाए तो सर निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त की जा सके। लेकिन ये सब पे नहीं लागू होता है सर, जिनकी स्ट्रैटेजी, जिनकी क्षमता है स्वयं से पढ़ने को स्वयं से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये रहा है सर कि मैंने भी कोचिंग को जॉइन किया था और कोचिंग के ही बदौलत मेरा ये ओके, हो पाया है सर, चलिए, क्योंकि वेरी गुड। पढ़ने के साथ-साथ में कोचिंग का भी ज़रूरी है। नेक्स्ट सवाल आपसे मेरा ये है कि आपने तो चलिए ऑफलाइन कोचिंग कर लिया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसके पास या तो सुविधा नहीं है या फिर वो बच्चे एफोर्ड नहीं कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई कोचिंग में जा करके, क्योंकि बहुत ही मोटा सा फी होता है यूजीसी नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन का। तो ऐसे में जो ऑनलाइन टीचिंग है, जिसको हम लोग दूसरे तरीके में यूट्यूब भी कह सकते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री है, तो इसको आप कैसे जी। यूज किए थे अपने जेआरएफ के लिए, और आपको क्या लगता है कि ये कितना लाभदायक है स्टूडेंट के लिए? देखिए सर, यूट्यूब हमारे लिए बहुत लाभदायक है, अमूमन फर्स्ट पेपर के लिए। लेकिन सब्जेक्ट के लिए सर कुछ-कुछ विषय हैं जैसे विजुअल आर्ट्स, संगीत
और तबला गायन ऐसे विषयों के लिए सर यूट्यूब पे थोड़ी-सी सामग्री कम उपलब्ध होती है। तो ऐसे में किसी पर्सनल टीचर से ही जैसे गूगल मीट हो गया, ज़ूम हो गया, ऐसे पे लिया जा सकता है। लेकिन फर्स्ट पेपर का तो पर्याप्त मात्रा में मैटर मिल जाते हैं, तो यूट्यूब से सर बहुत ही एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, कोई भी घर पे रह के आसानी से किसी चीज़ को अचीव कर सकता है। और मैंने भी बिल्कुल। सर फर्स्ट पेपर के लिए तो ज़्यादा नहीं प्रिपेयर किया था, लेकिन जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, वो यूट्यूब से और मैंने एक ऑफ़लाइन कोचिंग को भी जॉइन किया था सर। ओके, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए आपने कौन-सा बुक चूज़ किया था और कौन-सा बुक आपके हिसाब से सबसे बेहतरीन बुक है? हाँ, बिल्कुल सर, वैसे तो अगर एक शब्दों में कहें, तो मैं फर्स्ट पेपर के लिए थोड़ा-सा कम ही पढ़ पाया था, लेकिन अगर क पढ़ने की थोड़ी-सी कोशिश की थी, तो केवीएस मदान की किताब आती है सर, अभी हाल ही में उसका संस्करण हुआ है। तो बिल्कुल, मैंने उसको बिल्कुल। थोड़ा बहुत देखा था, अगर थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की थी। बिल्कुल। अब मेरा एक सवाल आपसे है कि आप वैसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो भविष्य में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और वो भी जेआरएफ क्वालीफाई करना चाहते हैं? कोई टिप्स, ट्रिक्स आप देना पसंद करेंगे उसे? सर टिप्स और ट्रिक एक ही होता है सर कि कभी-कभी होता क्या है, कुछ छात्र पढ़ने में विशेष तौर पे तेज़ होते हैं। उन्हें कहा जाता है कि आप क्लास में तेज़ हो, लेकिन जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तब पता चलता है कि बैक बेंच वाला जो लड़का था उसका जेआरएफ हो गया और उनका नेट भी नहीं हुआ। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि हम धीरे-धीरे, एकाएक नहीं, क्योंकि जेआरएफ जैसे एग्ज़ाम को निकालना 10 दिन, 20 दिन का, महीने भर का खेल तो है नहीं सर। इसके लिए हमें शुरू से ही माइंड मेकअप करना होता है और जब एग्ज़ाम टाइम है, ऐसी स्थिति में 2 से ढाई महीने अच्छे से मेहनत करें और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम हॉल में, अपने आप को एग्ज़ाम हॉल में कैसे प्रेज़ेंट कर रहे हैं। माइंड पे बहुत बोझ होता है कि हम पिछले इतने वर्षों से पढ़े हैं, महीनों से पढ़े हैं, उसका आज हमें पूरा एकदम निकालना है। तो इस वज़ह से अपने माइंड को ऐसा मेकअप करें कि उसपे ज़्यादा प्रेशर ना हो, एकदम आसान तरीके से, ईज़िली तरीके से ये समझना चाहिए कि ये कोई एग्ज़ाम नहीं बल्कि एक टेस्ट है। ऐसे समझ के एग्ज़ाम दे देना चाहिए, बाकी सब छोड़ देना चाहिए सर। मुझे जहाँ तक अनुभव रहा है मेरा, मैं एग्ज़ाम देते वक़्त अपने आप को यही फ़ील करता हूँ, एकदम माइंड को हल्का किया जा सके, बस। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद पवन कुमार मौर्य जी। आपने अपना एक्सपीरियंस, स्ट्रैटेजी शेयर किया हमारे साथ। आपने 2 बार जेआरएफ क्वालीफाई किए हैं। डेफ़िनेटली आपकी बातों को सुनकर जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो अभी प्रेरित हुए होंगे, मोटिवेट हुए होंगे और ज़रूर आपके स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करेंगे और वो भी नेट जेआरएफ क्वालीफाई करेंगे। एक बार फिर से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद डीके गुरु ट्यूटोरियल पे अपना एक्सपीरियंस साझा करने के लिए, साथ ही साथ जो भी आप आगे करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।